अगर तब मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आज मैं करोड़पति होता। आई विल गिव 20% फॉर हिज स्किल्स एंड 80% फॉर सोशल मीडिया। आजकल एआई का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। पर्सनैलिटी रखोगे तो क्लाइंट विल पे 1,00,000 रुपीज़। घर वालों के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी जब आपने करियर परसीव करने का डिसाइड किया था फोटोग्राफी में। एक बंदा ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। आप बस एक फिलोसोफर की तरह बस नॉलेज देते जा रहे हो। आफ्टर कन्विंसिंग फॉर more than 3 to 4 months, it was a day in Diwali when my parents convinced कि ठीक है, do whatever you want. सो क्लासेस पे से अगर मैं पूछूं तो पहले बैच लेने का जब सोचा था तो क्यों सोचा था? लाइक अभी तक मैंने more than 400 plus weddings complete किए। बट आजकल पुणे में इतने सारे क्लासेस हो गए, बहुत ज़्यादा क्लासेस हो गए। आप क्रेडिट देना सीखिए, उनको रिस्पेक्ट देना सीखिए। पैसा बड़ा है या नाम? मनी फॉलोज। मनी फॉलोज, ठीक है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि फोटोग्राफर अगर मार्केट में बनाना ही है तो हम एजुकेटेड फोटोग्राफर्स लाएंगे जो एक आगे जाके अच्छा कंपटीशन करें एक दूसरे के साथ में। हेलो, और आज हमारे पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज के हमारे गेस्ट काफ़ी स्पेशल है, जो इस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से है, 15 साल से है, जो इस इंडस्ट्री में 1000 के से ज़्यादा स्टूडेंट्स उन्होंने ट्रेन किए हैं फोटोग्राफी में, और उनकी बहुत सारी बैचेस हो चुकी है, जो कंसिस्टेंटली 7 से 8 साल से इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, जिसका नाम है वाईसीपी इंस्टीट्यूट। वेलकम सर। हेलो। तो सबसे पहले तो थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट सेशन में इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए। इट्स माई प्लेजर। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। और कैसी चल रही लाइफ? एकदम मज़े में। सब कुछ कैसे चल रहा है? सब एकदम सेटल्ड, वेल एंड गुड। ओके, सो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतने बिजी शेड्यूल में आप सब चीज़ें मैनेज कैसे करते हो? मैनेज करना पड़ता है, पेट पानी के लिए सब करना पड़ता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं जो भी कर रहा हूँ इट्स माई पैशन। सो पैशन के लिए हम समय नहीं देखते, सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम day 1 टू टिल नाउ आई एम स्ट्रगलिंग एंड आई लव टू स्ट्रगल। सो ड्यू टू विच हर एक चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है। सो दैट्स इट, चल रहा है। सबसे पहले जब आपने करियर स्टार्ट किया था तो क्या कभी आपको लगा था कि आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे? कभी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बनूंगा। बचपन में ड्रीम्स बहुत अलग थे। लाइक 11th-12th के बाद मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। द रीज़न वॉज कि माई डैड ओन्स अ गैरेज एंड आई वॉज लाइक कि मैं उनका जो गैरेज है उसे आगे जाके एक बड़ा बिजनेस कंटिन्यू करूँगा। सो आई वॉज लाइक कि चलो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चूज़ करते हैं एंड उसको मेरे गैरेज को ग्रो करेंगे। सो सेकेंड ईयर में अचानक एक इंसिडेंस आया जहाँ पे मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट है एंड आई लव फोटोग्राफी। एंड वहाँ से मैंने मेरे करियर की स्टार्टिंग की लाइक इन 2014। सो 14 से मैंने फ़ोटोग्राफी करना स्टार्ट किया एंड टिल 2017 आई वॉज लाइक कि जस्ट हॉबी के लिए मैं कर रहा हूँ, पैसे मिल रहे इसलिए मैं कर रहा हूँ। टिल 2017 आई वॉज नॉट नोइंग कि जो मैं कर रहा हूँ इट विल बी माई प्रोफेशन फॉर माई लाइफ टाइम। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंजीनियरिंग इन 2017 इट वॉज लाइक कि अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, व्हाट शुड आई चूज़, इंजीनियरिंग या फिर फोटोग्राफी। सो बहुत सारे लोगों से सजेशंस लेने के बाद, फैमिली के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज करने के बाद एट द एंड आई डिसाइडेड कि आई विल कन्वर्ट माई पैशन इनटू अ प्रोफेशन एंड आई चूज़ फोटोग्राफी। एंड तब से मैंने फुल टाइम फोटोग्राफी स्टार्ट की। एंड टू बी फ्रैंक, इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद हमें एक डिग्री मिलती है, वो डिग्री भी मेरे पास नहीं है, अभी तक मेरे कॉलेज में पड़ी है। वहाँ पे वो मुझे सेफ़ लगती है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे आपने बोला, तो आपको याद है कि पहला शूट आपने कितना चार्ज किया था पहले शूट का? जब मैंने 2014 में शूट करना स्टार्ट किया था ना, सो आई जस्ट स्टार्टेड एज अ हॉबी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल चार्ज पीपल्स फॉर दी शूट एंड मैं आगे जाके ये सब चीज़ों में कंटिन्यू करूँगा। तो स्टार्टिंग में मेरे पास एक छोटा सा सोनी का साइबर शॉट था
जो मैं मेरे कॉलेज में लेके जाता था। एंड बस लंच ब्रेक में या फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद फ्रेंड्स लोगों के फ़ोटोज़ क्लिक करता था एंड वो फ़ोटोज़ उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता था। एंड जब मैंने 2014 में फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की तब फेसबुक वॉज जस्ट लॉन्च्ड इन इंडिया। 2 साल पहले लॉन्च हुआ था 2012 में। तब लोगों को लाइक प्रोफाइल पिक्चर क्या होता है, पिक्चर अपलोड करना क्या होता है, ये चीज़ें बहुत कम पता थी। तो फ़ोटोज़ निकालने के बाद उन्हें पता चला कि भाई प्रोफाइल पिक्चर भी अपडेट कर सकते हैं, हम फ़ोटोज़ भी पोस्ट कर सकते हैं। सो इट वाज वेरी न्यू फॉर देम एंड वहाँ से उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। सो हार्डली 1 वीक के अंदर मैंने ऑलमोस्ट मेरे कॉलेज में के सब कलीग्स के फ़ोटोज़ क्लिक किए, उनको डिलीवर किए, सबको बहुत अच्छे लगे। अब ये जो मेरे कॉलेज के कलीग्स थे उनके फ्रेंड सर्कल जो थे ये आउट ऑफ कॉलेज भी थे, बाहर के उनके अलग दोस्त थे। उनके फ़ोटोज़ देखने के बाद उनके दोस्त उनको पूछने लगे कि भाई इतने अच्छे फ़ोटोज़ कहाँ से निकल रहा है, मुझे भी फ़ोटोज़ निकालना है। तो फिर बाहर के लोग भी मेरे पास फ़ोटो निकालने के लिए आने लगे थ्रू दी रेफरेंसेस। एंड मैं दिन में 30-30, 40-40, 50-50 लोगों के फ़ोटोज़ क्लिक करता था फ्री ऑफ द कॉस्ट। एंड बाद में फिर मेरे कुछ दोस्त लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि यार तो फालतू में बस फ़ोटो निकाले जा रहा है, इसमें तेरा कुछ प्रॉफिट नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग फ्री फ़ोटोज़ एक काम कर, एक बेसिक चार्जेस ले तू, 10 रुपीज़ पर फोटोज़ ले। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरा जो फर्स्ट चार्ज अप्लाई किया था फ़ोटोग्राफी के लिए, इट वाज 10 रुपीज़ पर फ़ोटो, जो मैंने मेरे कॉलेज के टाइमिंग पे स्टार्ट किया था इन 2014। एंड वहाँ से मैंने फ़ोटोग्राफी के अंदर से अर्न करना चालू किया। तो आपने जब पहली वेडिंग शूट की थी, मतलब Okay. कि पहली वेडिंग शूट, तब कितना चार्ज किया था आपने? सी टू बी फ्रैंक, जितना मुझे पता है, यू वर देयर इन माई फर्स्ट वेडिंग, ओके। एंड आई नो वेरी वेल कि मैं फैशन इंडस्ट्री में था एंड 2017 तक मैंने कोई भी वेडिंग नहीं किए थे। एंड व्हेन वी मेट यू वर ऑलरेडी इन वेडिंग इंडस्ट्री। सो मुझे जितना पता है, मेरे फर्स्ट वेडिंग पे मैंने शूट नहीं किया था। मैंने मेरी टीम हायर की थी और सबको उनका उनका काम दे दिया था। एंड यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टीम। सो जितना मुझे याद है, आई हैड चार्ज 40 to 50,000 आई थिंक, अराउंड 47,000 आई थिंक, जितना मुझे 47,000, याद है। हाँ, फॉर माई फर्स्ट वेडिंग। एंड वहाँ से मैंने वेडिंग स्टार्ट किया। एंड सच में फर्स्ट वेडिंग में मेरी बहुत फटी हुई थी, इसलिए मैंने शूट किया नहीं। आई जस्ट वॉन्ट अ गुड एक्सपीरियंस, पहला शूट है, सब अच्छा हो, इसलिए मैंने पहले वेडिंग में बस अच्छा सा एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद मैंने वेडिंग में खुद शूट करना स्टार्ट किया। तो आपने जब अपना, जैसे आपने बोला कि घर वालों के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी जब आपने करियर परसीव करने का डिसाइड किया था फोटोग्राफी में, तो जब आपने ये सोचा तो घर वालों का क्या रिएक्शन था आपकी तरफ? सी व्हेन आई स्टार्टेड फोटोग्राफी इन 2014, तभी घर वालों का ऐसा था कि भाई डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट साइड बाय साइड फॉलो योर एजुकेशन, जो कुछ कर रहे हो वो करो और बाजू में आपको जो करना है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो करते जाइए। सो 14 से लेके 17 तक, जब तक मैं पास आउट नहीं हुआ था, तब तक घर वालों का कोई अपोजिशन नहीं था, बिकॉज दे वेर लाइक ठीक है, कॉलेज भी कर रहा है, उसकी हॉबीज़ भी करना है, करने दो। बट आफ्टर पासिंग द इंजीनियरिंग 2017 में जब मेरा रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट आने के बाद मेरे पेरेंट्स जो थे, दे वेर लाइक कि अब बस हो गया, तेरी हॉबीज़ जो तू अभी तक कर रहा था अब तुझे स्टॉप करना है एंड यू विल हैव टू फॉलो योर प्रोफेशन। जो कुछ भी मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया था, अब तुझे उसके अंदर जॉब करना पड़ेगा। द रीज़न वॉज माई फैमिली वॉज स्केयर्ड अबाउट दी सराउंडिंग पीपल्स। वो लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे कि इतना इंजीनियरिंग करके तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, ही इज़ अ फोटोग्राफर। एंड टू बी फ्रैंक, एक 10 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो फोटोग्राफर की जो इमेज थी हर एक पेरेंट्स के मन में या फिर एक नॉर्मल पीपल के दिमाग में जो इमेज थी वो बहुत अलग थी। उनके लिए फोटोग्राफर मतलब था कि एक स्टूडियो छोटा सा होगा, ही विल क्लिक पासपोर्ट साइज फोटोज़, ही विल गिव दी फोटोज़ एंड कलेक्ट 50-40 रुपीज़ वॉट एवर, बस उतनी लाइफ होगी। तो 10 साल पहले का जो पर्सपेक्टिव था लोगों का फोटोग्राफर देखने का, वो बहुत अलग था एंड आज बहुत अलग हो चुका है। सो वो जो पर्सपेक्टिव था, मैं लोगों का तो चेंज नहीं कर सकता था, बट मुझे मेरे पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव चेंज करना था। सो मैंने बहुत कन्विंस किया उनको, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने लगे मुझे कन्विंस करने के लिए। उनके खुशी के लिए मैंने जॉब भी किया है, मैंने 3 महीने बिग बास्केट में काम किया।
इट वाज अ कॉल सेंटर, BPO था, वहाँ पे मैं कॉल्स अटेंड करता था. बट 3 महीने बाद मेरे पेशेंस लेवल ख़त्म हो गए एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मैं ये नहीं कर सकता. मुझे जो मेरी हॉबी है, मुझे उसमें ही मेरा करियर करना है. सो आफ्टर कन्विंसिंग फॉर more than 3 to 4 months, it was a day in Diwali when my parents convinced कि ठीक है, do whatever you want. So 2017 से मैंने full time photography start की after the permission of my parents and I think कि तब से लेके आज तक उन्होंने मुझे कभी अपोज नहीं किया किसी चीज़ के लिए. उस दिन जो मुझे फ्रीडम दिया वो आज तक फ्रीडम है एंड मैंने उस फ्रीडम का कभी गलत फ़ायदा नहीं लिया. ठीक है, दे ऑलवेज ट्रस्ट मी एंड उनके जो कुछ भी बेसिक नीड्स होते हैं मैं सब फुलफिल करता हूँ. सो दे आर हैप्पी विथ माई लाइक डिसीजन वॉट एवर आई चूज एंड येस एवरीथिंग इज़ गुड टिल नाउ. सो तब अगर कंपेयर करें, जैसे आपने बोला कि 10 साल पहले इंडस्ट्री बहुत अलग थी, वो अपन टाइम पे देख चुके, तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो आज एक फ़ोटोग्राफ़र की क्या वैल्यू है? जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 साल जैसे अगर कोई सोसाइटी सोचती थी कि फ़ोटोग्राफ़र पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकालेगा, तो आज अगर सोचे तो सोसाइटी का आपको क्या लगता है, नज़रिया बदल चुका है? गॉट इट. सी, अभी 10 साल में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, ड्रास्टिक चेंजेस हो चुके हैं. जनरेशन बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड हो रही है एंड जेनजी तो लाइक दे आर अपग्रेडिंग कंटिन्यूसली. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि 10 साल पहले जो फोटोग्राफर की एक इमेज थी एक नॉर्मल पीपल्स के दिमाग में, आज वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है. द रीज़न इज़ कि एक्चुअली पहले हर एक चीज़ के लिए बहुत लिमिटेड चार्ज किया जाता था. वेडिंग्स के लिए 40 to 50,000, नॉर्मल शूट्स के लिए 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ चार्ज करते थे. बट आज इक्विपमेंट महंगे हो गए, सर्विसेज महंगे हो गए, हार्ड ड्राइव्स महंगे हो गए, ये सब चीज़ें महंगे हो गए. उसकी वजह से फोटोग्राफर्स भी बहुत हैवी चार्ज कर रहे हैं. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि पहले आर्टिस्ट बहुत कम थे, अब धीरे धीरे आर्टिस्ट बहुत डेवलप होने लगे, खुद को अपग्रेड करने लगे एंड फॉर दिस रीज़न दे आर गुड चार्जिंग फॉर द पीपल्स. और आजकल लोग भी आर्टिस्ट की वैल्यू करने लगे. ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, लोग आज आर्टिस्ट की वैल्यू करने लगे, पहले कोई उनकी वैल्यू नहीं करता था. सो अब एक नॉर्मल पीपल अगर किसी उसके लड़के या फिर लड़की का वेडिंग करवा रहा है तो फोटोग्राफर तो कंपलसरी उसे हायर करना ही पड़ेगा. सो व्हेन अ नॉर्मल पीपल हायर अ फोटोग्राफर एंड व्हेन दे सी द पैकेज ऑफ फोटोग्राफर, right now a minimum package of wedding is around 1 lakh and more than 1 lakh. So ये वो लोग आप सोचते हैं कि यार वेडिंग फोटोग्राफर एक दिन का 1 लाख कमाता है. ये तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक नॉर्मल पर्सन का साल का पैकेज हो सकता है. तो अब जाके लोगों को पता चला कि नहीं भाई, फोटोग्राफी में एक्चुअली करियर है, इनकम है. तो अब जाके अगर कोई बोले कि मैं फ़ोटोग्राफी करना चाहता हूँ तो लोग अपोज नहीं करते. रीज़न दे नो कि नहीं, इसके अंदर अच्छा सा करियर है एंड काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी मिलता है. सो अगर 10 साल पहले से मैं अभी कंपेयर करूँ तो अभी फ़ोटोग्राफ़र को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलता है और लोग जज नहीं करते फ़ोटोग्राफ़र को जो पहले 10 साल पहले करते थे. सो ये बहुत सारा चेंज हो चुका है एज़ कम्पेयर टू 10 years. सो आपने बहुत सारे शूट किए रहेंगे, मुझे तो पता है. तो सबसे क्रेजी मोमेंट कौन सा था आपका, एक शूट जो आपको हमेशा याद रहेगा? सी, वैसे तो हर वेडिंग में कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस आता है, बट लाइक आई विल लाइक टू नो कि व्हाट यू वांट टू गेट फ्रॉम मी. फनी एक्सपीरियंस चाहिए, बैड एक्सपीरियंस चाहिए, आपको कैसा एक्सपीरियंस चाहिए? तो बेसिकली देखो, फनी भी बता दो, बैड भी बता दो, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है ताकि जो ऑडियंस देख रही है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हो, तो उनको भी पता चले कि योगेंद्र चौहान भी इन सारे मूवमेंट से जा चुका है जो वो लोग अभी फेस कर रहे हैं या कर सकते हैं इन फ्यूचर. सी, टू बी फ्रैंक, एक नॉर्मल फोटोग्राफर हो बिगिनर लेवल का या फिर एक बहुत हाई प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, ठीक है, मैं खुद को दोनों के बीच में समझता हूँ. सो चाहे एक नॉर्मल फोटोग्राफर हो या फिर एक हाई प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, प्रॉब्लम सबके सेम होते हैं. चाहे एक बेसिक फोटोग्राफर भी हो, क्लाइंट सेम प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर एक हाई प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हो, क्लाइंट सेम प्रॉब्लम क्रिएट करता है. सो मेरा एक बहुत बैड एक्सपीरियंस है एक क्लाइंट को लेके. लाइक अभी तक मैंने मोर देन 400+ वेडिंग्स कंप्लीट किए, स्टार्टिंग फ्रॉम 2017 टू 2026 रनिंग अभी जो चल रहा है. मोर देन 400 वेडिंग्स कंप्लीट किए और मेरा एक क्लाइंट मुझे ऐसा मिला है ना जो पिछले 4 साल से मुझे तंग कर रहा है. वो ट्रेडिशनल वीडियो एडिट करने के लिए डायरेक्ट एक नोटबुक लेके आते हैं. मेरी सबसे बड़ी गलती हुई, मैंने उनको रॉ डेटा डिलीवर कर दिया है. वो क्लिप्स के नंबर लिख के लाते हैं और उसके आगे सॉन्ग्स लिख के लेके आते हैं, और पूरा वीडियो एडिट करने के लिए उन्होंने 1 महीना लगाया. और
10 मिनट का वीडियो एडिट होने के बाद फिर से स्टार्टिंग से देखेंगे, फिर बोलेंगे नहीं तीसरे मिनट में चेंज करेंगे। ऐसे करते करते 15 मिनट का वीडियो बन गया तो फिर से स्टार्टिंग से करेंगे। ऐसा 1 महीना हो गया बट अभी तक हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में अभी आपको तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, वो क्लाइंट आपके मतलब ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बट अगर कोई बिगिनर फोटोग्राफर है तो अगर उसको ऐसा क्लाइंट मिले तो उसने कैसा हैंडल करना चाहिए ऐसे क्लाइंट को? सी मुझे तो लगता है कि अगर कोई बिगिनर को ऐसा क्लाइंट मिला तो फोटोग्राफी मिलना ही इंडस्ट्री छोड़ देगा। बहुत हर एक का एक पेशेंस लेवल होता है। देखिए ड्यू टू माय नेचर मेरा पेशेंस लेवल बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो मैं बहुत देर तक कंट्रोल कर सकता हूँ, बट इंडस्ट्री के कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। सो आई डील विथ माई क्लाइंट्स वेरी कामली, बट कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं सुन के लेते इतना। एंड एक्चुअली अगर आप किसी क्लाइंट को उंगली पकड़ने के लिए दोगे तो वो हाथ पकड़ेंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपके पॉलिसीज़ जो होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो आपने पहले क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए और आपको उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। मेरी गलती ये हुई कि मैंने मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चीज़ें मेंशन नहीं की थी जो मैं अभी तक भुगत रहा हूँ। सो देखिए, आदमी को जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक उसे सीख नहीं मिलती। सो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें एक्सपीरियंस के बाद पता चलता है कि हमें ये चीज़ें भी अपडेट करनी चाहिए। सो फ्रॉम दैट क्लाइंट आई गॉट टू लर्न मैनी थिंग्स। मेरे पॉलिसीज़ में मैंने कई सारे चेंजेस किए। सबसे उस पहले तो क्लाइंट ये के ऐड बाद किया रहेगा कि चेंजेस एक बार ही होंगे। यस, लिमिटेड चेंजेस होंगे एंड जो कुछ भी होगा इट विल बी फॉर लिमिटेड, क्योंकि टू बी फ्रैंक अभी तक वो ट्रेडिशनल वीडियो जो है ना, ये 4 अलग अलग एडिटर्स ने एडिट किया है तो भी उनके रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा। ये तो हो गया वर्स्ट मोमेंट वर्स्ट इस करियर में, बट आपके करियर में क्रेजीएस्ट मोमेंट कौन सा है जिसमें आपको शूट में कुछ तो अलग एक्सपीरियंस किया हो, या बहुत फनी मोमेंट जो? सो आई विल शेयर माई रिसेंट एक्सपीरियंस। मैं प्री वेडिंग के लिए अब्रॉड गया था, कज़ाकिस्तान। एंड कज़ाकिस्तान में शूट करते समय हमने बहुत फ़न किया एंड इट वाज माई वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने फॉरेन कंट्री में जाके प्री वेडिंग शूट किया। एंड वहाँ पे एक ही जगह पे मुझे हर एक टाइप का नेचर बोल सकते हैं या फिर क्लाइमेट बोल सकते हैं देखने के लिए मिला। वहाँ पे विंटर भी था, समर भी था, सैंड भी था, माउंटेन्स भी थे, ग्रीनरी भी थे। सो इट वाज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड उस शूट का सबसे बेस्ट पार्ट अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे सिर्फ हम 2 फोटोग्राफर और कपल नहीं थे, हमारे साथ में 18 लोगों की टीम थी विच वेयर कलीग्स ऑफ माई ग्रूम। सो इट वॉज टाइप ऑफ बैचलर्स पार्टी। सो हमने शूट भी किया और एन्जॉय भी किया। सो मेरे लिए तो वो सबसे फनीस्ट पार्ट है अभी तक का। रिसेंट अगर एक्सपीरियंस में शेयर करूँ, ऐसे तो कई सारे एक्सपीरियंस है बट राइट नाउ मुझे वही याद आ रहा है, इसलिए मैंने वो डिस्कस किया आपके साथ। तो अभी आपका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, Yes. आपके बहुत सारे फॉलोअर्स है और ये कंसिस्टेंटली आपने बहुत मेहनत की है उन फॉलोअर्स के लिए। पर आज के रूटीन में या आज के करियर में अगर किसी फोटोग्राफर को अपना सोशल मीडिया के बारे में सोचना है तो वो कितना डिपेंड करता है उसका करियर सोशल मीडिया के ऊपर? सी अगर आप एक रेशो दोगे तो आई विल गिव 20% फॉर हिज स्किल्स एंड 80% फॉर सोशल मीडिया। क्योंकि देखिए अभी के जनरेशन में आपके आर्ट या फिर आपकी कला तो मैटर करती है, बट अगर आपके पास सिर्फ कला है तो आप ग्रो नहीं कर सकते, टू बी फ्रैंक। ठीक है, कई लोगों को ये चीज़ें नहीं पटेगी, बट सिर्फ एक अच्छा आर्टिस्ट होने से आज वो इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकता। उसे बेसिक नीड्स जो होते हैं क्लाइंट के हो गए या फिर अभी सर्वाइव करने के लिए जो कुछ भी बेसिक नीड्स है, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का आपका खुद का प्रेजेंस, अगेन आपका पोर्टफोलियो, उसके बाद आपका काम, लेटेस्ट जो कुछ भी आप कर रहे हो। अगर आप ये चीज़ें अपडेट नहीं कर रहे हो तो क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। सिर्फ आप बोल रहे हो कि मैं एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मेरे 7 लाख फॉलोअर्स है और मैं 2 लाख रुपए चार्ज करता हूँ, आओ मेरे पास से शूट करो, कोई मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। भले ही मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो, भले ही मेरे इतने फॉलोअर्स हो, भले ही मैं एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जब तक मैं मेरा काम डिस्प्ले नहीं करूँगा, जब तक मैं मेरा प्रेजेंस सोशल मीडिया पे नहीं दिखाऊंगा कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ये मेरा लेटेस्ट काम है और दिस इज़ माई स्टाइल, तब तक लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। सो आई थिंक कि द रीज़न बिहाइंड माई सक्सेस, वन ऑफ द मोस्ट थिंग इज़ सोशल मीडिया।
ड्यू टू विच टुडे आई एम हियर। एंड मैं पूरा क्रेडिट, अगर कोई मुझे पूछे कि आप क्रेडिट किस चीज़ को देना चाहोगे आपके सक्सेस का, तो मैं सबसे पहले अगर किसी को क्रेडिट दूंगा तो इट विल बी सोशल मीडिया। क्योंकि अगर आज सोशल मीडिया ना होता तो लोग मुझे नहीं जानते। फेसबुक नहीं होता तो शायद ये करियर भी यस, फेसबुक नहीं होता तो शायद मैंने स्टार्ट किया होता और मैं कुछ दिनों बाद ख़त्म भी हो गया होता। बट ड्यू टू सोशल मीडिया कंसिस्टेंसी जो थी वो रेगुलर रही, लोग मुझे पहचानते गए, मेरी पब्लिसिटी बढ़ती गई। और आज जितने भी मेरे स्टूडेंट्स या फिर मेरे क्लाइंट्स आते हैं, 90 to 80% क्लाइंट जो है ये सोशल मीडिया थ्रू ही आता है। सो आई गिव अ ह्यूज प्रायोरिटी फॉर सोशल मीडिया। एंड आई थिंक कि जो कोई भी आने वाले हमारे अपकमिंग फोटोग्राफर्स है, आप यस ऑफ कोर्स आपके अंदर स्किल्स तो होना ही चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट स्किल के साथ साथ आपको सोशल मीडिया हैंडल करना भी आना ही चाहिए। अगर आप देखोगे हर्ष, टू बी फ्रैंक, कई सारे फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जो 20-20 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं, मोर देन 20 ईयर्स, जिन्हें हम बहुत रिस्पेक्ट से सीनियर फोटोग्राफर्स बोलते हैं। उनका काम बहुत अच्छा है, उनके पास बहुत हैवी इक्विपमेंट है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर, बट दे आर नॉट एग्जिस्टिंग राइट नाउ। उनको कोई काम नहीं दे रहा है, लाइक वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। द रीज़न इज़ कि अपकमिंग जनरेशन उन्हें टेक ओवर कर रही है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि टेक ओवर करने के पीछे का रीज़न है वो लोग लो बजट में काम कर रहे हैं, या फिर उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है इसलिए उन्हें ज़्यादा शूट्स मिल रहे हैं। बट ये उनका सबसे बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। द रीज़न इज़ कि वो लोग अपडेटेड है, वो लोग सोशल मीडिया पे खुद का प्रेजेंस दिखा रहे हैं, और जो सीनियर फोटोग्राफर्स है वो यहाँ पे कम गिर गए। दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया ड्यू टू विच दे आर एग्जिस्टिंग। हाँ, और आजकल तो यही है कि जितना दिखोगे उतना बिकोगे, सिंपल। जो दिखता है वही बिकता है। तो अभी इसी के रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा, एक फोटोग्राफर के लिए अपनी खुद की पर्सनालिटी या ड्रेसिंग सेंस कितना ज़्यादा मैटर करता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सी, इंडियन नेचर है, लेकिन इंडियन नेचर नहीं बोल सकते, हर एक का नेचर है। हम लोगों को उनके कपड़ों से जज करते हैं। अगर आप टू व्हीलर पे जा रहे हो और आप ट्रिप से ही बैठे हो, ठीक है, दूर से अगर आपको कोई खाकी कपड़े वाला आदमी दिख गया तो आप वहीं पे बाइक रोक दोगे। रीज़न क्या था? आपको खाकी कपड़े वाला कोई दिखा, पुलिस। ड्यू टू रिस्पेक्ट बोल सकते हो, या फिर डर की वजह से आपने बाइक वहाँ पे रोक दी क्योंकि आपको फ़ाइन लग सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका ऑपरेशन चल रहा है, XYZ चीज़ का ऑपरेशन है, और कोई रैंडम बंदा आके आपका ऑपरेशन करे, तो आप ट्रस्ट रखोगे उसके ऊपर? नहीं रखोगे। बट अगर उसी की जगह वही रैंडम बंदा कोई एप्रॉन पहन के आया वाइट कलर का, उसके गले में स्टेटिस्कोप हो, तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट रखोगे क्योंकि भाई ये डॉक्टर है, इसका काम ही वही है। सो यू आर ट्रस्टिंग ड्यू टू हिज यूनिफॉर्म। ओके, सो हमारे फील्ड में देखिए कोई यूनिफॉर्म नहीं है, बट अगर आप अच्छे कपड़े पहनोगे, अगर आप अच्छा अटायर रखोगे, योर क्लाइंट विल रिस्पेक्ट यू। They will respect you as a professional photographer, they will respect you as a good photographer, they will respect you as a educated photographer. वो क्लाइंट जब आपको आवाज़ देगा ना तो he will call you like sir, या फिर excuse me can you take a photo. बट अगर आप यहीं पे, आप कितने भी अच्छे फॉलोअर्स हो, आज आपके 2-2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, आपको इतने लोग जानते हैं, आप बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी कर रहे हो, बट अगर आप आपके शूट पे एक रेगुलर टी शर्ट पहन के जा रहे हो, बड़े बड़े बाल रख रहे हो, शॉर्ट्स पहन के जा रहे हो, या फिर स्लीपर्स पहन के जा रहे हो, आप फोटोग्राफर लगोगे ही नहीं, ठीक है। एंड भले ही आप फोटोग्राफी कर रहे हो, वहाँ पे लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको XYZ नाम से बुलाएंगे, ए इकडे ये, तुला कळतं का, चल फोटो काढ, कानफड फोटो का तुझं, ये सब लोकल लैंग्वेज लोग यूज़ करते हैं। रीज़न इज़ दे जज यू बाय योर आउटफिट्स। भले ही आप बिगिनर हो, आपकी फ़ोटोग्राफी अच्छी ना हो, बट अगर आप खुद को अच्छे से प्रेजेंस करोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सो ये चीज़ मैं मेरे लेक्चर्स में भी बताता हूँ, मेरे वर्कशॉप्स में भी बताता हूँ कि फोटोग्राफर जो है ना, ये फोटोग्राफी के साथ साथ उनको खुद पे भी मेंटेन करना चाहिए, लाइक खुद के ऊपर भी मेंटेनेंस करना चाहिए, लाइक सेल्फ ग्रूमिंग करनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी चाहिए, हाइजीन रहना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, फोटोग्राफर इग्नोर करता है। मैं जब वेडिंग शूट्स में जाता हूँ ना, जब कोई मेरा ऑपोजिशन आता है, जिसको हम ऑपोजिट फोटोग्राफर्स बोलते हैं, जब मैं उन्हें देखता हूँ ना ऐसे बहुत रेगुलर कपड़ों पे, तो मैं खुद ज़्यादा अप्रोच करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मुझे ही बहुत वल्गर लगता है कि वो लोग
पान खा रहे, गुटखा खा रहे, सिगरेट पी रहे। देखिए, जब आप आपके प्रोफेशन में आते हो ना, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इससे एक ख़राब इम्पैक्ट गिरता है आपके क्लाइंट के ऊपर एंड आपके टीम मेंबर्स के ऊपर भी। योर टीम रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू आर अ लीडर। आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन होते हो। अगर आप यही सब चीज़ें करोगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे, गलत चीज़ें करोगे ऑन फील्ड आके, तो आपकी टीम आपसे वही सीखेगी एंड आपको जो डिसरिस्पेक्ट मिल रही है उनको भी वही डिसरिस्पेक्ट मिलेगी। बट अगर आप अच्छे से रह रहे हो, आप आपके टीम को अच्छे से रहने के लिए बोल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वैल्यू होता है ना, वैल्यू वो खुद से बढ़ जाता है। अगर आप अच्छे से खुद को प्रेजेंट करोगे, अगर आप 50,000 चार्ज कर रहे हो क्लाइंट को, अगर आप अच्छा प्रेजेंटेशन दोगे, अच्छा पर्सनैलिटी रखोगे, तो क्लाइंट विल पे 1,00,000 रुपीज़। नॉट बिकॉज योर फोटोग्राफी इज़ गुड, योर पर्सनैलिटी इज़ गुड, योर प्रेजेंटेशन इज़ गुड। सो कहीं पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी अगर कल गायब हो जाए, तो मतलब आपके दिमाग में ऐसा दूसरा करियर चॉइस क्या है जो आप सिलेक्ट करना चाहोगे? सी, मैं इस चीज़ को लेके कभी नहीं डरता, टू बी फ्रैंक, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट प्लस आई एम एन इंजीनियर। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है मेरे इंजीनियरिंग, बट वो मैं कभी कंटिन्यू करूँगा नहीं। बट हमारे इंजीनियरिंग में है ना, एक कहावत होती है कि एक इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। आज आप जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स देखोगे, 50% इसके अंदर से इंजीनियरिंग करके पास आउट हुए हैं और उसके बाद उन्होंने उनका बिजनेस स्टार्ट किया है। सो आई एम प्रिटी श्योर ऑन मी कि आगे जाके अगर फोटोग्राफी बंद भी हो, जो कि नहीं होने वाली है कभी, बट इन केस अगर हो ही गई, आई हैव मैनी अदर सोर्सेस ऑफ इनकम, या फिर मैं कहीं पे भी खुद का एडजस्ट कर लूँगा। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि मैं कहीं पे भी खुद को एडजस्ट कर लूँगा? यस, द रीज़न इज़ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है मेरा। मुझे पता है कि अगर मैंने किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट दिखाया, तो मैं उसके अंदर एकदम बेस्ट कर सकता हूँ एंड कुछ तो उसके अंदर क्रिएटिव कर सकता हूँ। सो आई ऑलवेज़, खुद को मैं हमेशा कॉन्फिडेंस ही रखता हूँ और मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो सकती। मैं ट्राई करता हूँ लास्ट तक, भले ही मेरे से ना हो, बट आई ऑलवेज़ ट्राई टू बी पॉजिटिव, दैट्स वाई। तो आपके इस पूरे जर्नी में, फोटोग्राफी के जर्नी में या करियर में, सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है आपका, जिसने आपका कभी साथ नहीं छोड़ा? ओके, सी, माई फैमिली कम्स ऑन नंबर 1, ठीक है। बट कहीं पे फैमिली का इतना सपोर्ट नहीं है मुझे इस फील्ड में। अगर हम बात करें, मैं अगर क्रेडिट की बात करूँ, द क्रेडिट बिहाइंड माई सक्सेस, या फिर अगर वो ना होता तो कहीं पे मैं आज यहाँ पे ना होता। सोशल मीडिया तो मैंने पहले ही बोला, बट अगर हम फिज़िकल बात करें किसी की, तो द होल एंड सोल क्रेडिट गोज़ टू माई फ्रेंड सर्कल। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा हो तो आपको अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल ख़राब हो तो आप उनके जैसे बनने की कोशिश करते हो। लाइक, एक कहावत है, आपने सुना है कि एक टोकरी में बहुत सारे प्याज रखे हैं और अगर उसमें से एक प्याज ख़राब निकला तो ऑटोमेटिक बाकी के सब प्याज ख़राब होने लगते हैं। सो माई क्रेडिट गोज़ टू माई फ्रेंड्स जो बचपन से मेरे साथ है। इंजीनियरिंग के मेरे जो कुछ भी फ्रेंड्स हैं, अगर उन लोगों ने मुझे तभी सपोर्ट ना किया होता, मुझे इंकरेज ना किया होता इस फील्ड के लिए, मुझे फाइनेंशियली हेल्प ना की होती मेरा फर्स्ट कैमरा परचेस करने के लिए, तो कहीं पे मैं ये फील्ड में एंटर ना कर पाता एंड आज मैं कहीं पे जॉब कर रहा होता इंजीनियरिंग बेस्ड पे, या फिर मेरा खुद का गैरेज होता, मैं वहीं तक लिमिटेड होता। बट ड्यू टू माई फ्रेंड्स, माई कलीग्स, दे सपोर्टेड मी एंड ड्यू टू विच टुडे आई एम हियर। सो मैं जितना भी क्रेडिट है मैं टोटली मेरे फ्रेंड्स को देना चाहूँगा। तो जैसे आपने बोला कि एक प्याज सड़ा हुआ तो पूरा कटोरी या टोकरी खराब हो जाती है, तो एक इंसान को या बिगिनर फोटोग्राफर को उसकी टीम कैसे डिसाइड करनी चाहिए कि वो उस टीम के साथ ग्रोथ कर सकता है? कोई पॉइंटर्स आप सोच सकते हो, मतलब, या बिगिनर फोटोग्राफर्स को दे सकते हो जो कि ऐसी टीम हायर करने से या ऐसी टीम मेंबर्स के साथ रहने से आपकी मतलब ग्रोथ होगी? सी, आई विल लाइक टू सजेस्ट फॉर बिगिनर फोटोग्राफर्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सिंगल पर्सन वेडिंग फील्ड में कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। ही नीड अ टीम और शी नीड अ टीम। वो जब तक टीम वर्क नहीं करेंगे तब तक ग्रो नहीं कर पाएंगे। नाउ सी, जैसे कि कुछ देर पहले हमारी बात हुई कि फ्रेंड सर्कल डिसाइड करता है कि आप क्या बनोगे, अच्छे बनोगे या बुरे बनोगे।
हमारे वेडिंग फील्ड में भी ऐसा ही है। फ्रेंड सर्कल या फिर हमारी टीम डिसाइड करेगी कि आप ग्रो करोगे या आप डी ग्रोथ करोगे। अगर आप बहुत बेसिक फोटोग्राफर्स के साथ काम कर रहे हो तो उनके जो इवेंट्स होंगे आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा, जो लोकल इवेंट्स होंगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे टीम ढूंढिए जो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे है, जो अच्छे खासे शूट कर रहे हैं। जब आप उनके साथ जॉइंट होगे, आपका प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको कई सारे नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। एक फ़ोटोग्राफ़र जो होता है ये कभी नॉलेज में फुलफ़िल नहीं हो सकता, ठीक है। फ़ोटोग्राफी इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा है हमारे फील्ड में। सो अगर आप अच्छी टीम चूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप अच्छे शूट तो करोगे, आप खुद को ग्रो तो करोगे ही, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कई सारे नई चीज़ें उनके पास से सीखने के लिए मिलेगी, ठीक है। सो टीम जब आप चूज़ कर रहे हो तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखना है। सबसे पहले है कि ऐसी टीम चूज़ कीजिए जो खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट करती हो। एक अच्छी कंपनी आप ढूंढ सकते हो जिसके साथ आप काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि वो टेक्निकली स्ट्रांग होने चाहिए सब लोग। ऑलरेडी हर एक टीम मेंबर को मोर देन 2 to 3 इयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आपको उनके पास से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वरना आप जिस टीम में जा रहे हो, आप उसके अंदर सबसे सीनियर हो, तो आप ऐसे समझ लो कि आप उनसे सीखने से बजाय आप उनको सिखाओगे, तो ऐसी टीम का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसमें ग्रो करोगे बहुत बहुत धीरे धीरे ग्रो करोगे। बट अगर आपकी टीम पहले से ही अच्छी खासी रेपुटेटेड है, ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है, तो अगर आप उसके साथ ज्वाइन कर रहे हो तो देर आर मोर चांसेस टू ग्रो इन क्विक टाइम। कम टाइम में आप जल्दी से ग्रो कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए वेन एवर यू चूज़ अ टीम। तो अपने इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मिथ है और शायद सच्चाई भी है कि एक बंदा ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। ओके। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर कोई एक कंपनी से कोई टीम मेंबर छोड़ के जा रहा है ग्रोथ के लिए या कोई भी रीज़न की वजह से, तो उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। होती है ये चीज़ अपनी इंडस्ट्री में। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हो? सी देखिए, कोई भी बिज़नेस हो, नॉट ओनली इन फोटोग्राफी, अगर आपके पास कोई असिस्टेंट आ रहा है तो वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि मैं ज़िंदगी भर इसका असिस्टेंट ही बन के रहूँगा। हर एक को लगता है कि मैं जिसके पास काम कर रहा हूँ मैं उसकी तरह बनने की कोशिश करूँ या फिर इससे भी अच्छा बनने की कोशिश करूँ। सो एक बड़े मन के साथ आपको ये चीज़ हमेशा सोच के चलनी है कि आपके साथ जो बंदा काम कर रहा है आज न कल जाके वो आपको छोड़ के जाने ही वाला है, और आपको ये मेंटली प्रिपेयर रहना है। आप ऐसे कभी नहीं सोच सकते कि ये बंदा मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा। ये पहले होता था, किसी कंपनी में कोई आदमी काम कर रहा है तो वो उसके करियर से स्टार्टिंग के ले के एंड तक, रिटायरमेंट तक एक ही कंपनी में काम करता था। बट आज ऐसा नहीं है। आज अगर आप देखोगे, एक आईटी इंजीनियर एक कंपनी में 4 साल काम करता है, 5वें साल वो रिज़ाइन करता है। द रीज़न इज़ कि ही वांट टू ग्रो, उसको पैकेज ज़्यादा चाहिए या फिर उसको नॉलेज और गेन करना है। सो कंपनी स्विच करते रहता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर मैं खुद का डैड को देखूं तो उन्होंने एक गैरेज में 15 साल काम किया है, उसके बाद उन्होंने गैरेज स्विच किया। बट आज ऐसा नहीं है। आज अगर आप देखोगे तो एक होटल में एक वेटर 1 साल काम करता है, उसको लगता है कि मुझे बहुत अच्छा जमने लगा है, मुझे बहुत अच्छा सब आने लगा है, अब मैं वेटर नहीं बनूंगा, अब मैं मैनेजर बनूंगा। तो दूसरे होटल में जाके वो क्या बोलता है, मुझे मैनेजर बनना है। सो हर एक को जल्दी ग्रो होना है। अभी लोगों का जो पेशेंस लेवल है ना वो बहुत कम हो चुका है। तो फोटोग्राफी फील्ड में भी ऐसा ही है। अगर कोई असिस्टेंट आपके पास से जा रहा है ये कह के कि मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे आगे कंटिन्यू करना है, तो आपने उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको जाने देना चाहिए। उसको जाने देना चाहिए, आपको रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट थिंग है। एंड सेकेंड थिंग कि आपने उसे सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि आगे जाके ये बंदा एक दिन जब हमारे लेवल पे या फिर हमसे ऊपर जाएगा तो वो हमें रिस्पेक्टफुली, लाइक हमें नहीं पर वो हर एक को बोलेगा कि मैं ये XYZ पर्सन के पास से सीख के आया हूँ और आज मैं जो कुछ भी हो उस बंदे की वजह से हूँ। बट अगर आप उस बंदे को नीचे खींचने की कोशिश करोगे या फिर आप बैक बिचिंग करोगे, उसके बारे में बुरा बोलोगे, कभी ना कभी वो तो एक बड़ा फोटोग्राफर बनेगा ही, बट उसके मन में आपके लिए हमेशा एक नेगेटिविटी रहेगी कि यार ये आदमी मेरे साथ 2-3 साल, जितने साल भी आप साथ में थे, अच्छा रहा, बट जब मैं छोड़ के जा रहा था तो इसने मेरे से बहुत बुरा बिहेवियर किया या फिर इसने मुझे नीचे खींचने की कोशिश की। सो आपको ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। ऑलवेज सपोर्ट योर असिस्टेंट या फिर ऑलवेज सपोर्ट योर टीम। इफ़ समवन इज़ ग्रोइंग, लेट देम ग्रो। आप ऐसे मेंटेलिटी उनकी प्रिपेयर करो कि एक दिन आपको मेरे से बड़ा बनना है। ही विल ऑल्सो फील गुड
है ना, हमें भी अच्छा लगेगा। अगर हमारे साथ काम करने वाला बंदा हमसे ऊपर जा रहा है तो वी शुड ऑलवेज फील प्राउड, क्योंकि मेरा ही बंदा है, मेरे से आगे जा रहा है, कहीं ना कहीं मेरा ही हाथ है इसके अंदर, सो आपको प्राउड फील करना चाहिए उसका। तो अभी अपन ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें, तो पैसा बड़ा है या नाम? वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। सी, मेरे लिए नाम बड़ा है, क्योंकि पैसा आता जाता रहता है, मनी फॉलोज। मनी फॉलोज, ठीक है। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसने बहुत कम समय में बहुत पैसा कमाया और साथ में नाम भी कमाया, बट वो इतना पैसा देखने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उनकी गाड़ी गलत चीज़ों की तरफ टर्न होने लगी। गलत चीज़ें इन द सेंस, आप समझ सकते हो, जो कुछ भी मैं जानता भी हूँ। नशे होते हैं या फिर जो कुछ भी गलत चीज़ें होती है। ज़्यादा पैसा अगर किसको अचानक मिल गया ना, तो वो चीज़ें सहन लाइक पचा नहीं पाता वो, तो इसका क्या करे, इसका क्या करे। तो गलत रास्ते पे अगर आप चले गए तो आप जितना भी नाम कमा रहे हो, आपका नाम खराब हो जाएगा। और एक बार अगर आपका नाम खराब हो गया तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। पैसा कमाना आसान है, उसको संभालना आना चाहिए। संभाल लाना चाहिए, और उसके साथ ही आपका नाम जो आप कमा रहे हो उसको भी संभाल लाना चाहिए। एक चीज़ याद रखना, पैसा और नाम कमाने के लिए बहुत समय लगता है, बट ये दोनों चीज़ें घलाने के लिए 1 सेकेंड लगता है, ठीक है। सो हमेशा दोनों चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए। बट रही बात पैसों की, तो देखिए, पैसा अगर गया तो फिर से लाने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बट अगर आप गलती से आपका नाम घला रहे हो तो ये आप फिर से नहीं ला सकते, क्योंकि मार्केट में अगर एक बार आपके बारे में नेगेटिविटी स्प्रेड होने लगी तो ये आप कभी रोक नहीं सकते। पैसे क्या है, आज मैंने एक लॉटरी हारी या फिर मेरे शेयर मार्केट में 30 लाख रुपए चले गए, मुझे 2 दिन के लिए बुरा लगेगा, बट नेक्स्ट सीज़न मेरा है, मैं फिर से पैसे कमा लूँगा। सो मेरे पास स्किल्स है, मैं पैसे तो कमा ही लूँगा। बट अगर आप यही सोचिए कि आज अगर आपने कोई गलत चीज़ की XYZ जिसकी वजह से आपका नाम खराब हो गया, नेक्स्ट सीज़न में आपको कोई काम नहीं देगा, तो आपको पैसे मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। सो मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है, उसके बाद पैसा है। क्या आपको लगता है कि मतलब आजकल की फोटोग्राफी इंडस्ट्री में स्किल ज़्यादा मैटर करती है या कनेक्शन ज़्यादा मैटर करते हैं? सी, विदाउट कनेक्शन ये इंडस्ट्री किसी काम की नहीं है। आपके पास चाहे कितने भी स्किल्स हो, बट अगर ये स्किल्स आप लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हो तो ये स्किल्स किसी काम की नहीं है। जैसे कुछ देर पहले हमने बात किया था कि आर्टिस्ट के पास सबसे बड़ा टैलेंट आर्टिस्ट का होना चाहिए या फिर सोशल मीडिया भी इम्पॉर्टेंट है, तो हमने एक एवरेज दिया था 20% स्किल्स एंड 80% सोशल मीडिया। वैसे ही सोशल मीडिया इज़ काइंड ऑफ कनेक्शन, ठीक है। तो आप कितने भी अच्छे फोटोग्राफर हो, बट अगर आपको लोग जानते ही नहीं है, आपके कनेक्शन ही नहीं है, तो आप खुद को लोगों तक पहुंचाओगे कैसे? लाइक हम बोलते हैं ना, मीडिया जो होता है लोगों तक पहुंचाने का सोर्स, सो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स इज़ कनेक्शन, माउथ पब्लिसिटी, योर family members, your friend circles, these are the best source of marketing. So connection is one of the best, like one of the most important thing in our field. आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने ही चाहिए, आपको लोगों तक पहुंचना ही पड़ेगा। विदाउट दैट योर आर्ट इज़ इनकम्प्लीट, योर स्किल्स आर इनकम्प्लीट। सो एक फोटोग्राफर क्या अच्छे शूट या वीडियो जो भी कर सकता है, क्या अगर उसके पास अच्छे गेयर्स नहीं तो क्या वो अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है? ये तो ऐसा हो गया कि एक सिनेमेटोग्राफर बिना 4K शूट के भी सिनेमैटिक कर रहा है। जब तक वो अच्छा शूट नहीं करेगा, जब तक अच्छा क्वालिटी कंटेंट डिलीवर नहीं करेगा, ही इज़ नॉट अ गुड सिनेमेटोग्राफर, ठीक है। वैसे ही जब तक आपके पास अच्छी गेयर्स नहीं है, तब तक आपका स्किल प्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर मैं आपके हाथ में एक बेसिक सा कैमरा दे रहा हूँ, एक क्रॉप सेंसर कैमरा दे रहा हूँ जो एकदम बिगिनर लेवल कैमरा है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे एकदम हाई HD 4K आउटपुट निकाल के दिखाइए, आप चाहे कितने भी एक्सपीरियंस्ड फोटोग्राफर हो, आप नहीं वो आउटपुट निकाल सकते, क्योंकि आपके हाथ में गलत इक्विपमेंट मैंने पकड़ा दिए है। सो आई थिंक कि आपके स्किल्स के साथ साथ आपके पास परफेक्ट इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए टू गेट गुड आउटपुट। तो अगर आप 10 साल पहले के योगेंद्र चौहान से मिलो आज, तो उसे सबसे पहले क्या चीज़ बोलोगे कि ये गलती मैंने की है, ये आगे जाके मत करना? सी, 2026 में मैं सबसे ज़्यादा अगर कुछ रिग्रेट करता हूँ ना, तो वो है कि गलत इन्वेस्टमेंट। पैसे मैंने 2014 से कमाना स्टार्ट किए थे,
एंड 2014 से लेकर 2017 तक मैंने काफ़ी सारे पैसे कमाए, बट तभी मुझे कोई अच्छा नॉलेज देने वाला नहीं मिला। अगर तब मुझे शेयर मार्केट के बारे में पता होता और अगर तब मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आज मैं करोड़पति होता। ठीक है, सो सबसे बड़ी चीज़ अगर मुझे कोई रिग्रेट होती है बार बार तो यही चीज़ है कि मैंने तब पॉलिसीज़ क्यों नहीं स्टार्ट किए व्हेन आई वाज अर्निंग इन 2014। मैंने शेयर मार्केट में पैसे क्यों नहीं इन्वेस्ट किए, मैंने तभी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं किए, लाइक लैंड परचेस हो गया या फिर XYZ चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ को लेके मैं हमेशा रिग्रेट फील करता हूँ। सही टाइम पे सही डिसीजन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी टाइम ऑलरेडी आधा निकल चुका है, तब शेयर मार्केट के बारे में किसी को पता नहीं था। अगर मुझे तभी किसी ने बताया होता तो मेरी अच्छी खासी सेविंग होती, आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता शेयर मार्केट में। सो ये चीज़ें मुझे कभी कभी रिग्रेट फील करती है। तो सबको ये बात पता नहीं है और शायद मैं ये सवाल गलत पूछ रहा हूँ पर योगेंद्र चौहान एक महीने का कितना कमाता है? हर एक महीने का इनकम अलग होता है। अगर हम सिर्फ वेडिंग्स की बात करें तो वेडिंग्स में एक सीज़न में 20 to 25 लाख तक आराम से मिल जाता है। अगर मैं 6 महीने की बात करूँ, जो हमारा 6 महीने का सीज़न होता है, लाइक सब बांट के एक्सपेंस सब कट करके एक अराउंड 20 to 25 लाख तक एक वेडिंग सीज़न का इनकम हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वेडिंग सीज़न इज़ टेम्पररी। मैं आज कर रहा हूँ, कल करूँ या ना करूँ ये मेरी भी गारंटी नहीं है। बट मैं मेन इनकम सोर्स और माई क्लासेस, एंड वहाँ से मुझे अच्छा खासा मिल जाता है। अराउंड 5 लाख प्लस आई अर्न फ्रॉम ईच बैच, एंड यहाँ पे मेरा एक्सपेंस बहुत कम होता है। सो आई थिंक कि इट इज़ माई ऑन एन एवरेज इनकम ऑफ एवरी मंथ, आप ऐसे भी कह सकते हो उसे। सो क्लासेस पे से अगर मैं पूछूं तो पहले बैच लेने का जब सोचा था तो क्यों सोचा था? क्योंकि जब क्लासेस स्टार्ट किए थे, जब ICP क्लासेस पहला बैच था, तो तब क्लासेस बहुत कम थे। जैसे आज तो इंडस्ट्री में बहुत सारे क्लासेस है, बट तब क्यों स्टार्ट किया? 2014 में जब मैंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की, 17 तक आई वॉज लाइक कि ये जस्ट मैं एज अ हॉबी कर रहा हूँ। बट इन 2017 व्हेन आई एंटर्ड इन वेडिंग इंडस्ट्री में उतरने के बाद फ़ोटोग्राफर्स बहुत कम थे। इंडस्ट्री में फ़ोटोग्राफर्स बहुत कम थे, और जो भी फोटोग्राफर एग्जिस्टिंग थे ये सब स्टूडियो फोटोग्राफर्स थे। आउटडोर का नॉलेज किसी को नहीं था। एंड मैनी पीपल्स वांट टू लर्न फोटोग्राफी, बट कोई इंस्टीट्यूट ऐसी नहीं थी मार्केट में जो अच्छी फ़ोटोग्राफी सिखा सके। एंड 1 साल का डिप्लोमा करना या फिर 3 साल की डिग्री करना, 4 साल की डिग्री करना, ये हर एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। सो व्हेन आई स्टार्टेड वेडिंग, 1 साल तक मैंने वेडिंग इंडस्ट्री में काम किया, एंड मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते थे कि सर मुझे आपकी तरह बनना है, मुझे आपकी तरह सीखना है, एंड आई वांट टू बी अ फोटोग्राफर, बट मुझे कोई अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो क्या आप मुझे सिखा सकते हो क्या? एंड हर्ष, मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि आई विल बी अ टीचर, आई विल बी एजुकेटर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा। फ़ोटोग्राफी तो ठीक है, मुझे बचपन से आर्ट में इंटरेस्ट था, एंड आई वॉज लाइकली नोइंग कि यार मेरे अंदर एक आर्टिस्ट है, बट मैं एक टीचर हूँ ये मुझे कभी पता नहीं था। सो 2017 में जब मैंने स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 1 साल बाद मुझे बहुत सारे DMs आने लगे कि हमें सीखना है, हमें आपकी तरह बनना है। सो मेरे पास ना कोई सिलेबस है, ना कोई टेक्निकल नॉलेज है। मेरे को जो आता था मैं बस वही सिखा सकता था। सो 2018 में मैंने मेरा फर्स्ट बैच स्टार्ट किया, एंड मेरे फर्स्ट बैच में 10 स्टूडेंट्स थे, और वो जो बैच थी ये मैं मेरे घर के अंदर ही लेता था। मेरा एक PC, मेरा ही कैमरा, और उसी के ऊपर मैं सिखाता था। एंड फर्स्ट बैच में टू बी फ्रैंक, आधा मैंने उनको सिखाया, आधा उन्होंने मेरे को सिखाया, क्योंकि सब लोग पहले से फोटोग्राफी के बेसिक नॉलेज लेके आए थे। सो फर्स्ट बैच मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। ऑलरेडी हाफ ऑफ देम वेयर फोटोग्राफर, वो लोग ऑलरेडी फ़ोटोग्राफी कर रहे थे। तो कई सारी गलतियां मेरे से होती थी, तो वो मुझे सिखाते थे फ़ोटोशॉप के अंदर कि सर ये ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है। एंड टेक्निकली आई वॉज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, सो मुझे जो आता था मैं वही बच्चों को सिखाता था। सो ऑलमोस्ट मेरे 3-4 बैचेस ऐसे ही हुए, जस्ट ट्रायल एंड एरर, सिलेबस में कुछ अपडेट करना है और वही बच्चों को सिखाना है। बट एक 3-4 बैचेस बाद कॉन्फिडेंस आते गए, एंड लॉकडाउन में एक बड़ा सा गैप गिरा,
and after lockdown I associated with Canon India official, and Canon India official के साथ associate होने के बाद my life totally changed. Okay, अभी तक मैं बस एक नॉर्मल फोटोग्राफर था, बेसिक टेक्निकल नॉलेज के साथ में जो मैं बच्चों को सिखाता था, बट आफ्टर जॉइनिंग कैनन मुझे काफ़ी सारा टेक्निकल नॉलेज मिला, ऐसी छोटी छोटी चीज़ जो आई डोंट थिंक कि किसी एक नॉर्मल फोटोग्राफर को पता होगी टेक्निकली. तो मुझे हमारे वर्कशॉप्स कंडक्ट होते हैं, हमें टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है, कैमरा के बारे में डिटेल में बताया जाता है, क्या फीचर्स है, कैसे काम करता है, कौन से नए टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है. तो मेरा ये प्लस पॉइंट हो गया, मुझे काफ़ी सारा टेक्निकल नॉलेज मिलने लगा थ्रू कैनन इंडिया. तो मेरे बैचेस जो थे, अब मैं मेरे बैचेस की क्वांटिटी बढ़ाने लगा. पहले मैं 10-20 बच्चे ही लेता था, अब मैं 40-40 स्टूडेंट्स तक लेने लगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस अब बढ़ चुका था, मेरे पास काफ़ी सारा टेक्निकल नॉलेज आ चुका था. और वहाँ से एक YCP इंस्टीट्यूट को एक अलग लेवल मिला, इंस्टीट्यूट ग्रो होने लगी, काफ़ी सारे बच्चे आने लगे, अच्छा फीडबैक मिलने लगा, अच्छे रिस्पॉन्सेस मिलने लगे, एंड वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई YCP इंस्टीट्यूट की, एंड टिल नाउ इट्स गोइंग. आज करंट डे पे मेरा 52 बैच चालू है. फ्यू डेज अगो मैंने 50 बैचेस कंप्लीट किए, विच वॉज अ माइलस्टोन फॉर मी, अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन. सो अभी अगर अपन क्लासेस पे आए हैं तो आपको क्या लगता है कि आपके पूरे स्टूडेंट्स में अगर आपने 50 बैचेस लिए तो मिनिमम 1000+ स्टूडेंट आपने ट्रेन किए, यस. पूरे स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है? सी, मैं एक का नाम तो नहीं ले सकता, 4-5 ऐसे कई सारे नाम हैं. नाम लेने अगर मैं लगा तो लिस्ट कम गिर जाएगी. देर आर मैनी फोटोग्राफर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये एक स्पेसिफिक स्टेट से नहीं है या फिर एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से नहीं है. ऑलमोस्ट 90% क्राउड मेरा महाराष्ट्र से होता है, 10% क्राउड आउट ऑफ महाराष्ट्र से होता है. बट अगर मैं एक एवरेज लूँ, 52 बैचेस के अगर टोटल स्टूडेंट्स अगर आप 1000 भी काउंट करोगे तो इसके अंदर से 60 to 70%, मतलब 600 से 700 फोटोग्राफर्स आज ऑलमोस्ट सक्सेसफुल है, अच्छे लेवल पर है, अच्छे काम कर रहे हैं. और वो जो 30% स्टूडेंट्स है जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उसके पीछे का रीज़न भी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है. ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कंडीशंस वो कैमरा नहीं परचेस कर पाए, ड्यू टू विच दे कांट कंटिन्यू दिस प्रोफेशन, अदरवाइज वो भी आज अच्छे सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनते हैं. सो एज़ पर द फीडबैक जितना मुझे पता है, यहाँ से अगर कोई बंदा सीख के जा रहा है तो आई एम प्रिटी श्योर कि ही विल बी अ गुड फोटोग्राफर और शी विल बी अ गुड फोटोग्राफर इन फ्यूचर. सो YCP के बारे में जब आपने पहले सोचा था, मुझे अभी भी याद है कि जब पहली बैच का सोचा था तो उस टाइम पे एक था कि कोई क्लासेस लेता नहीं था, तो मैं भी उनमें से था जिसने बोला था कि बैचेस मत लेना, फोटोग्राफर्स नहीं पैदा करने अपने को, मत कर. फिर भी वो हिम्मत कहाँ से आई थी कि क्लास लेने चाहिए? आई नो वेरी वेल, हमारे इसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ था. सी, अगर मैं क्लासेस नहीं लूँगा, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो क्लासेस लेंगे और वो लोग फोटोग्राफर बनाएंगे, बट वो जो फोटोग्राफर बनाएंगे और मैं जो फोटोग्राफर बनाऊंगा, इन दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. मेरे पास से जो फोटोग्राफर जाएगा ही विल बी एजुकेटेड फोटोग्राफर, जिसको टेक्निकल नॉलेज अच्छे से पता होगी, जिसे मार्केट के बारे में पता होगा, जिसे ओवरऑल सब चीज़ें पता होंगी. सो आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो फोटोग्राफर यहाँ से निकलेगा ही विल बी अ प्रोफेशनल एंड एजुकेटेड फोटोग्राफर. सो मार्केट में अगर मैं फोटोग्राफर ना बनाऊँ तो भी फोटोग्राफर आने ही वाले हैं, और अगर ये अनएजुकेटेड फोटोग्राफर मार्केट में आएंगे तो ये पूरे मार्केट की वाट लगाएंगे. सो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि फोटोग्राफर अगर मार्केट में बनाने ही है तो हम एजुकेटेड फोटोग्राफर्स लाएंगे जो एक आगे जाके अच्छा कंपटीशन करें एक दूसरे के साथ में, या फिर अच्छे से ग्रो करें. फालतू फोटोग्राफर्स अगर मार्केट में आएंगे तो ये मार्केट का कचरा करने ही वाले हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. एंड सी, मेरे स्किल्स है, अगर मैं ये मेरे अंदर ही रखूँगा तो ये दूसरे लोगों तक नहीं जाएंगे. सो मैं ये ऐसा सोचता हूँ कि मेरे जो स्किल्स है ये लोगों तक पहुँचने चाहिए, लोग भी मेरी तरह काम करना चाहिए, उनको भी मेरी तरह नॉलेज आना चाहिए. सो आई ट्राई टू शेयर माई नॉलेज. तो आपका सबसे मेमोरेबल या ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमेशा आपको फ़ोन करता है, मैसेज करता है, कभी भी उठ के कुछ भी पूछता है? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे किसी को क्रेडिट देना नहीं है. देर आर मैनी स्टूडेंट्स. आज की मैं बात करूँगा, 3 स्टूडेंट्स, एक नासिक से, एक संभाजी नगर से और एक नांदेड़ से,
ये मेरे बैच 45 के स्टूडेंट्स थे, तीनों मुझे मिलने के लिए आए थे इतने दूर से, बस टू मीट मी, अच्छे से मिलने के लिए, हालचाल पूछने के लिए और बस उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो रोज़ कोई ना कोई कॉल करते रहता है, रोज़ कोई ना कोई मिलने आते रहता है। सो एवरीवन इज़ इक्वल फॉर मी। सो मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट नहीं बोलेंगे, क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा, मैं इक्वली सबको क्रेडिट दूंगा। एवरीवन इज़ इक्वल फॉर मी। आजकल आप जैसे देख सकते हो, मैं भी क्लासेस लेता हूँ, बट और बहुत सारे क्लासेस है अभी जो फैल चुके हैं पूरे मार्केट में। तो एक स्टूडेंट ने कौन से पॉइंटर्स का ख्याल रख के क्लास ज्वाइन करना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो फोटोग्राफी सिखाते हैं, अच्छी तरीके से सिखाते हैं, अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिगिनर होते हैं और जिनको ज़ीरो नॉलेज होता है इस इंडस्ट्री के बारे में। एंड वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब कोई क्लास ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते समय वो टेक्निकल चीज़ें नहीं देखते, वो बस देखते हैं कि इस टीचर के कितने फॉलोअर्स हैं, इनको हर एक वीडियो पे कितना रीच मिलता है, इनको कितने लोग फॉलो करते हैं, या XY चीज़। बेसिकली ऐसे समझ लो कि अगर मेरा टीचर्स फेमस है तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा अगर मैं वहाँ पे क्लासेस के लिए जाऊँगा। लोगों की मेंटेलिटी ऐसे है। और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये स्टूडेंट्स सब जेनजी स्टूडेंट्स हैं जिनका एज गैप इज़ इन बिटवीन 15, 16, 17 एंड 18 एंड दे आर टोटली बिगिनर। इनको कोई समझाने वाला नहीं है। सी, आई विल सजेस्ट कि अगर आप कहीं क्लास कर रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको देखना है उस टीचर का काम, कि वो टीचर काम कैसे करता है। सी, अगर मैं एक स्टूडेंट बनने की कोशिश करूँ, आगे जाके मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, अगर मुझे किसी के पास क्लास ज्वाइन करना है तो सबसे पहले मैं क्या देखूँगा या फिर मैं क्या नोटिस करूँगा कि इस बंदे का काम कैसा है, इसका आउटपुट कैसा है, क्योंकि मुझे भी उसकी तरह बनना है। सबसे पहले मैं ये चीज़ देखूँगा। दूसरी चीज़ मैं ये देखूँगा कि जो मुझे सीखना है, क्या ये खुद वो बंदा सिखाता है या और कोई आके इस इंस्टीट्यूट में सिखाता है। इट विल बी माई सेकेंड प्रायोरिटी। माई थर्ड प्रायोरिटी विल बी कि अगर मैं उस क्लास को जा रहा हूँ तो क्या इट इज़ वर्थ, जितने पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या उतने मुझे रिटर्न्स मिलेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं इतने दूर जा रहा हूँ, लाइक मैनी स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सब फैसिलिटीज़ मुझे वहाँ पे मिल रही है क्या, मुझे कैमरा प्रोवाइड किया जा रहा है क्या, एडिटिंग के लिए कंप्यूटर या फिर लैपटॉप प्रोवाइड किया जा रहा है क्या। अगर ये सब चीज़ें फुलफ़िल हो रही है तब आप कोई क्लास ज्वाइन करिए। नॉट बाय सीइंग द क्राउड, नॉट बाय सीइंग द रीच ऑफ योर टीचर। ये सब चीज़ें आगे जाके काम नहीं आने वाली। काम आने वाला है उनके स्किल्स जो आपको मिलने वाले, काम आने वाला है उनका एक्सपीरियंस जो आपको शेयर करेंगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करना है। एंड माई लास्ट सजेशन विल बी, बिफोर ज्वाइनिंग एनी क्लासेस, टेक अ फीडबैक फ्रॉम द पास्ट स्टूडेंट्स। उनका फीडबैक लीजिए। इफ़ दे आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड, आप बिंदास जाइए। अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, अवॉइड दैट क्लासेस। आप पेज चेक कीजिए, पेज पे स्टूडेंट्स रिव्यू कैसे दे रहे हैं। आप देखिए, रिव्यू फेक भी हो सकते हैं, टीचर के सामने तो कोई ख़राब रिव्यू देगा नहीं, बट सबसे बेस्ट पार्ट है कोई भी पास आउट स्टूडेंट से कांटेक्ट कीजिए और उसके पास से उसका एक जेन्युइन फीडबैक लीजिए। इफ़ ही इज़ गिविंग अ गुड फीडबैक देन गो फॉर द क्लासेस, अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में। एंड सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप टीचर का काम देखिए पहले, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसका काम अच्छा है तो आपका काम उसकी तरह होगा। अगर वो कोई पोस्टिंग ही कर रहा नहीं है तो आप उसके क्लासेस को जाके कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नोटिस करना चाहिए। तो ऐसे बोलते कि अभी आजकल जैसे पुणे तो पहले से एजुकेशन हब तो है ही, बट आजकल पुणे में इतने सारे क्लासेस हो गए, बहुत ज़्यादा क्लासेस हो गए, और आप बहुत पुराने हो क्लासेस लेने में। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको जब आप मैसेज दे रहे हो तो आपको और एक चीज़ सजेशन करनी चाहिए कि कोई भी क्लास अगर ज्वाइन करनी है, कोई भी चाहे वो सर का या टीचर का, वो मेंटोर का माइंडसेट कितना मैटर करता है। यस, इट इज़ अ ग्रेट पॉइंट। माइंडसेट भी आपको देखना चाहिए कि उसकी थिंकिंग कैसी है, वो टीचर क्या सोचता है, कैसे सोचता है, एंड कितना पॉजिटिव बात करता है।
देखिए आप बस एक फिलोसोफर की तरह बस नॉलेज देते जा रहे हो, फ़ायदा नहीं है। आप प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए। इस फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप बस टेक्निकली सिखा रहे हो। वी आर नॉट अ कंप्यूटर। 12-12 घंटे मैंने देखा है क्लासेस लेते हैं लोग, 24-24 घंटे क्लासेस लेते हैं। जेनजी 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। 2 घंटे भी बहुत हो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। आप 12-12 घंटे सिखा के अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो आप ऐसे समझ लो कि आप आपके हिसाब से काम कर रहे हो, आप उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हो। यू आर अ टीचर और आपको आपके स्टूडेंट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आप उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। सो येस ऑफ कोर्स, जैसे कि आपने बोला, ये चीज़ें छोटी छोटी जो है नोटिस करनी चाहिए। उनका माइंडसेट कैसा है, उनकी मेंटेलिटी कैसी है, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि जो हमारी सोच होगी वही हमारे स्टूडेंट्स की भी सोच होगी। नाइस पॉइंट। तो आप कंपैरिजन को कैसे डील करते हो? चाहे वो फोटोग्राफी में हो, जैसे क्लासेस बहुत है, उससे कई गुना ज़्यादा कंपनीज है, तो क्लाइंट्स भी कंपेयर करते हैं, फोटोग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कंपेयर करते हैं। तो इन कंपैरिजन्स को कैसे टैकल करते हो आप? सी इट इज़, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये एक जनरल क्वेश्चन है जो मैं हर क्लाइंट के साथ फेस करता हूँ। मार्केट में कंपटीशन इतना है कि क्लाइंट मेरे पास आने से पहले ऑलरेडी 3 से 4 फोटोग्राफर्स के पास जाके आया होता है। एंड हर एक क्लाइंट जो होता है ये कंपेयर करता है कि मैं XYZ फोटोग्राफर के पास जाके आया एंड उसका पैकेज इतने रुपए का है, आपका पैकेज उससे महंगा है, तो क्या आप उस रेट में काम कर सकते हो क्या? सो देखिए, मैं किसी फोटोग्राफर्स को या फिर किसी फोटोग्राफर को मैं कभी नीचा नहीं दिखाने की कोशिश करता, या फिर मैं कभी काम से कंपेयर नहीं करता। मैं हमेशा मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्यों इतने चार्जेस ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आई ट्राई टू से देम कि मेरा एक्सपीरियंस हो गया, आफ्टर दैट मेरा कैमरा किट हो गया, मेरे एडिटिंग स्किल्स हो गए, मेरे फोटोग्राफी स्किल्स हो गए, और मैं इंडस्ट्री में पिछले 10 सालों से हूँ एंड एज आई एम ए मेंटोर, मेरे पास टेक्निकल नॉलेज अच्छा है एंड आई चार्ज फॉर दैट। सो आपके पास 2 ऑप्शंस है। अगर आप लो बजट में काम करना चाहते हो तो आप उनके पास जा सकते हो। अगर आपको क्वालिटी काम चाहिए और अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तो यू कैन हायर मी। मैं कभी कंपैरिजन में किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करता। तो कभी ना कभी तो ऐसा हुआ रहेगा कि एक क्लाइंट आया जिसने आपके स्टूडेंट से कोटेशन लिया है और फिर आपके पास आया, ऐसा हुआ रहेगा एक बार तो? मेरे स्टूडेंट्स अभी तक तो मेरे पैकेज के पास आ नहीं पाए जितना मेरे को लगता है, बट नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई क्लाइंट स्टूडेंट के पास जाके मेरे पास आया है। ऐसा होता है कि क्लाइंट मेरे पास से स्टूडेंट के पास गया है, ऐसे बहुत बार हुआ है। क्योंकि कभी कभी कोई कोई क्लाइंट्स को मेरा बजट नहीं अफोर्डेबल रहता तो वो मेरे स्टूडेंट के पास जाते हैं, बट अभी तक तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि पहले क्लाइंट स्टूडेंट के पास गया है फिर मेरे पास आया है। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप YCP ज्वाइन करते हो और अच्छे से काम करते हो या सीखते हो तो आप सजेस्ट भी करते हो आपके? ऑफ कोर्स। देखिए, द प्लस पॉइंट ऑफ YCP इंस्टीट्यूट इज़ कि जैसे लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं ड्यू टू माई एक्सपीरियंस एंड ड्यू टू माई टेक्निकल नॉलेज। वेन एवर स्टूडेंट्स पास आउट फ्रॉम YCP इंस्टीट्यूट, इफ़ ही शोज़ द क्लाइंट कि वो एक YCP का स्टूडेंट है, तो क्लाइंट उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, एक नाम होने की वजह से, एक कनेक्शन होने की वजह से। बस क्लाइंट को अगर इतना भी पता चल गया कि आप YCP के स्टूडेंट हो तो 50% ट्रस्ट वहीं पे क्लाइंट का भेज देता है। 50% वो उसका काम देखता है, उसके स्किल्स देखता है और उसको प्रोजेक्ट देता है। तो आप अब उस लेवल पे पहुंच गए हो कि लोग आपके साथ कंपैरिजन करते होंगे, लोग क्लाइंट को बोलते होंगे कि मेरा काम ऐसा है, मेरा काम वैसा है, मैं योगेंद्र चौहान की तरह शूट करता हूँ या जो भी करता हूँ। तो आप क्या सोचते हो, मतलब आप में USP क्या है, आपकी अलग यूनिक पॉइंट क्या है आपका? से देखिए, वैसे तो USP बहुत सारे हैं, बट माई वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट जिसके साथ अगर कोई मेरी कंपैरिजन करे तो मेरे लेवल पे नहीं आ सकता, दैट इज़ माई प्लेटफॉर्म। इंडिया में देर आर ओनली 105 ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ कैनन इंडिया ऑफिशियल। महाराष्ट्र में आई थिंक ऑलमोस्ट 6 to 7 ब्रांड एम्बेसडर्स है, एंड पुणे में आई एम द ओनली वन हु रिप्रेजेंट वेडिंग इंडस्ट्री। सो अगर कोई मेरे साथ कंपेयर करना चाहता है तो उसे उसके बायो में जाके लिखना पड़ेगा कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैनन इंडिया ऑफिशियल, एंड देन ही कैन कंपेयर विथ मी। सो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। सी, अगर आप
आगे जाके कोई क्वेश्चन पूछोगे कि आपके लाइफ में कि सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो मैं दूसरे सेकंड में आपको अगर कोई आंसर दूंगा तो वो होगा मेरा प्लेटफॉर्म। आज मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ एज अ ब्रांड एम्बेसडर, विच इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई फोटोग्राफर अगर कंपैरिजन करेगा भी मेरे साथ में तो ये लेवल पे आके कंपेयर कर सकता है, क्योंकि इतने बड़े इंडस्ट्री में इतने बड़े कंपनी के साथ काम करना इज़ नॉट अ जोक। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। सिर्फ काम से कंपनी आपको कभी हायर नहीं करती, ये हमेशा याद रखना। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसके बाद आप एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनते हो। सो इफ़ यू वांट टू कंपेयर मी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ऐड अ ब्रांड नेम इन फ्रंट ऑफ योर नेम एंड देन कंपेयर विथ मी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है कि आजकल एआई का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो कभी एआई फोटोग्राफर्स को रिप्लेस कर सकता है क्या? क्योंकि आजकल प्री वेडिंग वीडियो भी एआई से बनने लग गए, फोटोज़ भी एआई से बनने लग गए, तो क्या आपको लगता है कि एआई रिप्लेस करेगा एक फोटोग्राफर को? से जितना मैंने नोटिस किया है पिछले 2 सालों में हर्ष, एआई ने कहीं ना कहीं फोटोग्राफी इंडस्ट्री में टेक ओवर किया है 10 to 20%। रीज़न आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। 2 साल पहले जब मैं प्री वेडिंग शूट्स या फिर वेडिंग शूट्स करता था, तो एक सीज़न में अगर मैं 50 वेडिंग्स कर रहा हूँ तो उसके अंदर 40 वेडिंग्स में प्री वेडिंग करता था, 40 वेडिंग्स के मैं प्री वेडिंग करता था। बट आज 2026 में जो जनवरी से लेके मई तक का सीज़न हुआ, मैंने ऑलमोस्ट 35 वेडिंग्स की है और मैंने बस 2 से 3 प्री वेडिंग की है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि क्या लोगों ने प्री वेडिंग करना बंद कर दिया है? बिल्कुल भी नहीं। प्री वेडिंग बंद नहीं किया है, अभी भी लोग प्री वेडिंग करते हैं, बट अब ये फोटोग्राफी के साथ प्री वेडिंग नहीं करते हैं। एआई की वजह से बस 2 कपल के अलग अलग फ़ोटोज़ अगर आप अपलोड करोगे और अगर चैट जीपीटी को या फिर XYZ प्लेटफॉर्म पे जाके अगर आप प्रॉम्प्ट डालोगे तो आपको हाई क्वालिटी इमेज जो लोकेशन चाहिए वो लोकेशन के साथ मिल जाती है, और जो आउटफिट पे चाहिए वो आउटफिट में मिल जाती है। अब इसकी वजह से हुआ क्या है, क्लाइंट के बेसिक नीड्स फुलफिल हो गए। ऐसे भी अगर आप नोटिस करोगे, एक प्री वेड में अगर आप 50 फोटोज़ भी डिलीवर कर रहे हो, हार्डली क्लाइंट 6 से 7 फोटोज़ अपलोड करता है। बाकी सब एज अ क्या बोलेंगे उसे हम, एज अ याद वो स्टोर करके रखता है। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो 6 से 7 फोटो। और ये 6 से 7 फोटोज़ जो है ना, ये आज उस क्लाइंट को गूगल पे मिल जा रहे, एआई थ्रू या फिर चैट जीपीटी थ्रू या फिर जेमिनाई थ्रू मिल जा रहे। तो यस, कहीं ना कहीं एआई का इम्पैक्ट हमारे फील्ड पे हुआ है, बट मैं एआई से कभी डरता नहीं हूँ। द रीज़न इज़ कि एक आर्टिस्ट की जगह एआई कभी नहीं ले सकता, क्योंकि कितना भी हो, वेडिंग में आके एआई आपके फ़ोटोज़ नहीं खींच सकता। जैसे कि ह्यूमन जो काम करता है वो एआई कभी नहीं कर सकता। एआई रिप्लेसमेंट है उसके लिए जो कंप्यूटर काम करता है। सो मैं इस चीज़ से कभी नहीं डरता कि मेरा जॉब खतरे में है, फोटोग्राफी फील्ड खतरे में है। मुझे नहीं लगता कि एआई कभी इसको टेक ओवर कर सकता है। जब तक रोबोट्स आके फ़ोटोज़ नहीं खींचेंगे तब तक हमारी जॉब सेफ़ है, एंड उसके लिए अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए अपने, तो एक क्विक रैपिड फायर की तरफ जाते हैं हम लोग। रेडी? तो कैनन या सोनी? कैनन। प्राइम लेंस या जूम लेंस? प्राइम लेंस। नेचुरल लाइट या फ्लैश? ऑलवेज नेचुरल लाइट। लाइटरूम या फोटोशॉप? फोटोशॉप जिंदाबाद। फिल्म मेकिंग या डिजिटल फोटोज? सी एज आई एम अ डाई हार्ट कोर फोटोग्राफर, सो आई विल सजेस्ट डिजिटल फोटोग्राफी। डीएसएलआर या मिररलेस? ऑफ कोर्स मिररलेस, एडवांस। फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी? एज पर माई पैशन, फोटोग्राफी। वेडिंग या फैशन? अगर पैसे चाहिए तो वेडिंग, और हॉबी को आगे लेके जाना है तो फैशन। सनराइज या सनसेट? सनराइज। ब्लैक एंड वाइट या कलर? कलर। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? इंस्टाग्राम। रॉ या जेपीजी? रॉ। क्लाइंट या कैमरा? ऑफ कोर्स कैमरा। तो अगर क्लाइंट नहीं रहा तो क्या करोगे? बहुत सारे सोर्सेस है पैसे कमाने के। एक सबसे फेवरेट लेंस जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? 50 mm। फेवरेट फोटोग्राफर? स्टीव कैरी। एक जो पुणे में लोकेशन है जो बहुत ज़्यादा पसंद है? शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़े से सबसे अच्छी मेमोरी? मेरे 3 साल, सैटरडे संडे।
उस 3 सालों में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी नेहाल जगताप। क्यों? सबको पता है, कंपटीशन, फेसबुक का कंपटीशन। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली उस कंपटीशन में? वहाँ से मेरा करियर चेंज हो गया। उस कंट्रोवर्सी में ऐसा हुआ था कि जो जीतेगा उसका शनिवार वाड़ा होगा। शनिवार वाड़ा इन द सेंस वो वहाँ पे शूट करेगा। एंड पुणे सिटी का अगर सेंटर हब कोई है तो वो शनिवार वाड़ा है। हर एक के लिए इजी टू एक्सेसिबल है ट्रैवलिंग के लिए। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि आधा क्राउड उसका होता था और आधा क्राउड मेरा होता था। दोनों क्राउड के बीच में हमेशा झगड़े होते थे। तो एक दिन ऐसे ही कंट्रोवर्सी हुई और कंट्रोवर्सी में ऐसा डिसाइड किया गया कि कौन यहाँ पे शूट करेगा या यहाँ पे कौन कंटिन्यू शूट करेगा। तो ऐसा हुआ कि चलो एक फेसबुक पे कंपटीशन रखते हैं, जिसको ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे वो शनिवार वाड़ा ऑक्यूपाई करेगा शूट के लिए, और बाकी जो दूसरा हारेगा वो शनिवार वाड़ा पे कभी नहीं आएगा। सो 2014 में अप्रैल का महीना था, मुझे अभी भी याद है। हमने एक फेसबुक कंपटीशन रखी थी जहाँ पे शाम को 6 बजे फ़ोटो अपलोड करना था और शाम को 7 बजे जिसके सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे वो विनर होगा। एंड ज़िंदगी में मुझे कभी 2000 से ज़्यादा लाइक्स नहीं गिरे थे। उस दिन जब मैंने फ़ोटो अपलोड किया था तो मेरे फ़ोटो को मोर देन 10,000 लाइक्स थे इन 2014 एंड आई वाज द विनर ऑफ द कंपटीशन। एंड उस कंट्रोवर्सी के बाद मुझे बहुत अच्छा हाइप मिला, अच्छा फेम मिला। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, शनिवार वाड़ा मेरा हो गया। मैं वहाँ पे हर सैटरडे संडे शूट करता था एंड इट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, ऐसे आप बोल सकते हो। एक कैमरा जो आपका सपना है खरीदना। ओके, वैसे तो बहुत सारे कैमराज है बट पर्सनली आई लव हेजल प्लेट कैमरा। सो इट इज़ माई ड्रीम कैमरा। एक ना एक दिन मैं उसे परचेज़ करूँगा। एक वर्ड में अगर आपकी जर्नी डिस्क्राइब करनी हो तो? स्ट्रगल। स्ट्रगल पसंद है या नहीं? बहुत पसंद है। तो जब अपन स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रगल में हर इंसान के ऊपर एक प्रेशर रहता है, तो आप उस प्रेशर से कैसे डील करते हो? कामली, पेशेंस के साथ। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर फोटोग्राफी। माई विजन। अभी विजन के बारे में बात करें तो हर आर्टिस्ट का विजन अलग होता है, तो आपको क्या लगता है कि विजन कितना मैटर करता है फोटोग्राफी में? बहुत मैटर करता है। एक आर्टिस्ट उसके विजन से ही पहचाना जाता है। अगर एक नॉर्मल सब्जेक्ट आप सामने खड़ा कर दो और उसे एक रेगुलर पर्सन को अगर आप बोलो कि इसका फ़ोटोग्राफ करें, सो वो एक बहुत बेसिक फ़ोटोग्राफ करेगा। बट अगर आप 10 फोटोग्राफर सामने ला के खड़े कर दो और सबको उसी एक सब्जेक्ट का फ़ोटो निकालने बोलो तो आपको 10 अलग अलग क्रिएटिव एंगल्स देखने के लिए मिलेंगे। सो हर एक फोटोग्राफर का विजन अलग होता है और उसी से उसकी पहचान होती है। एक आर्टिस्ट उसी से जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसके विजन से, उसके थिंकिंग से, उसके माइंडसेट से। सो फॉर अ गुड आर्टिस्ट एक अच्छा विज़न भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिस्ट का विजन ज़्यादा मैटर करता है या बिजनेस के स्किल्स? सी, अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलना है तो योर विजन शुड बी गुड। एंड अगर आपको कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपके पास बिजनेस स्किल्स होने चाहिए। तो एक मैसेज जो आप एक बिगिनर फोटोग्राफर या जो सोच भी रहे फोटोग्राफी करने का, उसके लिए क्या देना चाहोगे? माई मैसेज इज स्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग, फोकस ऑन वन थिंग, गो स्ट्रेट। अगर आप 4 चीज़ों पे एम करोगे तो आपका सक्सेस रेट बहुत कम होगा। इफ़ योर एम इज़ ओनली वन, यू कैन गो स्ट्रेट एंड अचीव एज सुन एज पॉसिबल सक्सेस। वेडिंग हो गई आपकी, काफ़ी साल हो गए? हाँ, 2 साल हो गए, काफ़ी नहीं। हाँ, मतलब काफ़ी होते 2 साल। तो वेडिंग होने के बाद आपके करियर में कितना इम्पैक्ट हुआ? बहुत सारा, बहुत सारा। सी, पहले ऐसा था कि नो वन वॉज देयर टू रिस्ट्रिक्ट मी। मैं जब चाहे तब, जहाँ चाहे तब जा सकता था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी फैमिली की, बट उन्हें पता था कि ये कहीं भी जाए रात को 12-1 बजे से पहले घर पे आने वाला है। बट आफ्टर द वेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, एक नया फैमिली मेम्बर घर में आ गया। एंड वो जो फैमिली मेम्बर है, एज आई हैड डन लव मैरिज होने की वजह से शी इज़ न्यू पर्सन इन माई हाउस। एंड उसे ज़्यादा देर अकेला छोड़ना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता।
सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने की वजह से पहले जो मैं 12-12 1-1 बजे तक घूमता था, अब मुझे जल्दी घर पे आना पड़ता है। सेकेंड थिंग, मैं पहले 10-10 11-11 बजे सो के उठता था, अब मुझे जल्दी उठना पड़ता है ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज माई वाइफ इज़ वर्किंग। सो कई सारे डेली लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ी है। तो यस, लाइफ चेंजेस आफ्टर दी वेडिंग एंड फ्यू डेज अगो आई हैव अ स्मॉल बेबी गर्ल एंड उसके बाद तो लाइफ टोटली चेंज हो जाती है, आपको टाइम देना ही पड़ता है। सो कहीं तो हर चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट ये लाइफ तो मैनेजमेंट पे ही चलती है। सो सब चीज़ें हो जाती है, इतना ही है कि बिफोर वेडिंग लाइफ बहुत अलग होती है और आफ्टर वेडिंग लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। तो इस वीडियो के थ्रू आपके सारे स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे जो आपके एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको? सी, स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं एंड उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। एंड वन मैसेज जो मैं क्लास के लास्ट डे पे भी देता हूँ और अभी भी देना चाहूँगा कि ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर टीचर, गुरु, जिन्होंने आपको बड़ा किया है, जिन्होंने आपको आपके पैरों पे खड़ा किया है, उनको कभी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, बैक बिचिंग मत कीजिए। अगर आपको उनके पास से एक छोटी सी चीज़ भी सीखने के लिए मिली हो जिसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हुए, आप क्रेडिट देना सीखिए, उनको रिस्पेक्ट देना सीखिए। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके सक्सेस के पीछे कौन है, तो शर्माइए मत। माय पेरेंट्स, माय टीचर्स, माय गुरु, आप बिंदास बोलिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो क्रेडिट खुद लेते हैं कि मुझे किसी ने नहीं सिखाया, सो इट इज़ बैड थिंग। सो माई मैसेज इज़ ओनली वन कि गिव रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स, दैट्स इट। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। रात के 2 बज चुके हैं, पॉडकास्ट ख़त्म होते होते 2 बज गए। एंड आई होप आप सबको भी मज़ा आया होगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। थँक्यू। 2 तास लागले. झालं.